हम लोग बिजनेस रिसर्च मेथड का पहला मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड मॉडल पेपर देखेंगे और सेकेंड मॉडल पेपर में भी 2 क्लास लगेगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मिलेगा। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास दिया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मॉडल पेपर 2 की बात करते थे। मॉडल पेपर 1 में जो क्वेश्चन है वो मॉडल पेपर 2 में नहीं मिलेगा, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, ताकि आपके पास एक क्वेश्चन का कलेक्शन आ जाए। अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन आ जाने से क्या होगा कि आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है जनगणना के बारे में पूछा गया। सेंसस क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए डेटा कलेक्शन के, आंकड़ों को कलेक्ट करने के एक मेथड, बहुत सारे मेथड्स है डेटा कलेक्शन, उसमें से एक मेथड है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का मतलब क्या होता है कि इस मेथड का जब प्रयोग करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम लोगों तक जाते हैं, उसके पास जाके उससे मिल के तब डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जब लोगों से मिल के उसके पास विजिट करके एक एक व्यक्ति से मिल के अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को सेंसस मेथड या जनगणना कहते हैं। जैसे कि सरकार जनसंख्या काउंटिंग करवाती थी इसी मेथड से, हर घर में जाती थी, हर घर में सरकार का ऑफिसर जाता था या कर्मचारी जाता था और सरकारी कर्मचारी पता करता था यहाँ कितने बच्चे हैं, क्या है, सब कुछ पता करके और सरकार को रिपोर्ट सबमिट करता था। तो जनगणना विधि थोड़ा ज़्यादा खर्चीला मेथड है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है इसमें, ज़्यादा समय लगता है, लेकिन यहाँ से जो डेटा आता है डेटा बिल्कुल प्योर डेटा रहता है, परफेक्ट डेटा रहता है। तो जनगणना विधि जो है वो डेटा कलेक्शन का, आंकड़ों को संग्रहित करने का एक विधि है जो बहुत खर्चीला है, बहुत समय लगता है, लेकिन इससे जो डेटा हमारे पास आता है वो डेटा बिल्कुल सही होता है। कोई दिक्कत है? 2 मेथड है डेटा कलेक्शन का, एक सेंसस मेथड और एक सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग को हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श विधि और सेंसस को हम लोग बोलते हैं जनगणना विधि। और जनगणना विधि में क्या होगा, हर एक व्यक्ति तक जाएंगे, उससे जानकारी कलेक्ट करेंगे और फिर वो जानकारी जो है हम लोग अपडेट करेंगे। दूसरा है ट्रेंड। क्या होता है? प्रवृत्ति। तो हम लोग जानते हैं रिसर्च में ट्रेंड का मतलब होता है दिशा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग समझते हैं बचपन से ही कि ट्रेंड कैसा चल रहा है बिजनेस का, अगर हमारे बिजनेस का ट्रेंड ऐसा चल रहा है तो क्या माना जाएगा कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो दिशा क्या है, मतलब लक्षण क्या है आपके बिजनेस का, उसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। जब हम रिसर्च में जाएंगे तो रिसर्च में भी हमको ट्रेंड लाइन लेना होगा कि कैसा चल रहा है। अगर ट्रेंड लाइन सही जा रहा है तो फिर दिक्कत नहीं, और अगर ट्रेंड लाइन ऐसा चले तो, अब एक बिजनेस है, अपना बिजनेस का ट्रेंड ऐसा है उसका सेल का, हर साल उसका सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक बिजनेस जिसका सेल हर साल क्या हो रहा है, घट रहा है। दोनों में से किसका फ्यूचर अच्छा है? फर्स्ट वाले का। ये अच्छा है, आगे बढ़ेगा, ये तो बंद होना आज न कल। तो ट्रेंड का मतलब होता है लक्षण, दिशा, किस तरफ आप चल रहे हैं। तो वही बात यहाँ है कि प्रवृत्ति किसी बाजार के परिसंपत्ति की कीमत की समग्र दिशा बताता है कि भाई टोटल एसेट्स इसका कैसा है, किस तरह से इसका, बोलता है तकनीकी विश्लेषण में प्रवृत्तियों की पहचान ट्रेंड लाइन से या मूल्य कार्रवाई से की जाती है। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन से पहचानते हैं कि इसका प्रवृत्ति क्या है, ट्रेंड क्या है इसका। तो ट्रेंड हम लोग किससे निकालते हैं? ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन ये होता है कि कैसे ट्रेंड खींचेंगे। आप लोग स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो पढ़े होंगे टाइम सीरीज, काल श्रेणी में आप इस चीज को पढ़ रहे होंगे। ट्रेंड लाइन वहां हम लोग कैलकुलेट करते थे जब टाइम सीरीज हम लोग पढ़ते थे, और ट्रेंड लाइन के जरिए देखते थे कि इसका फ्यूचर में ट्रेंड कैसा है। आपको पिछले क्लास में अगर देखे तो हम बताए थे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, 2 हाइपोथेसिस के टाइप्स थे। नल हाइपोथेसिस बोलता है कि किसी काम को अगर आप करते हैं तो वो काम एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। कौन बताता है? नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बताता है कि अगर रिजेक्ट हुआ तो और क्या चांसेस बन सकता है, और क्या काम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कोई दिक्कत है? और ये हर जगह चलता है, जहां भी रिसर्च होगा, ट्रायल एंड एरर होगा, वहीं चलेगा। डॉक्टर के पास देखो ना, अगर कोई व्यक्ति बहुत सीरियस होता है तो डॉक्टर 2 ऑप्शन देता है। पहले बोल कि भाई बहुत मुश्किल है बचाना, अब जो उसका गार्जियन हो हाथ जोड़ दिया कि सर देखिए, तो डॉक्टर और 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन नल हाइपोथेसिस, अगर ठीक हो गया, देखो 2 स्थिति, हम इलाज कर रहे हैं, इलाज करने के बाद ये क्या हो सकता है, ये सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। अगर सक्सेस कर गया तब तो आप निश्चिंत रहिए, पैसा बहुत कम खर्च होगा। अगर फेलियर कर गया तो इसको हम वेंटिलेटर पर लेंगे और फिर ऑपरेशन करेंगे। ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ये रियल वाला नहीं है। क्या है? अल्टरनेटिव। अगर ऐसा हुआ तो इसी को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये कल्पना करके रखो भैया कि ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन कब होगा? जब ये हमारा जो हम अभी कर रहे हैं इलाज वो अगर फेल हो गया तो। बात समझ गए? जैसे हार्ट बीट ठीक चल रहा है,
या मान लो कि कोई पल्स है, ठीक चल रहा है, बोले जब तक ये ठीक है, क्योंकि डैमेज ही हुआ है, जब तक ये पार्ट्स ठीक चल रहा है तब तक ठीक है, तब तक हम इसको वेट एंड वॉच करें, इलाज करें उसका। अगर वो फटा या फेल किया तो ऐसी स्थिति में सीधा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वेंटिलेटर पर लेके जाएंगे और सीधा क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे। इसका मतलब है एक आपके पास नल हाइपोथेसिस है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको डॉक्टर दे रखा है कि आप अपना अरेंजमेंट करके रखिए, इतना ब्लड का जरूरत पड़ेगा, इतना पैसा की जरूरत पड़ेगा, आप अरेंजमेंट करके रखो। हो सकता है संजोग ऐसा है कि इसी में काम चल गया, डॉक्टर बोले जरूरत नहीं है, सक्सेस कर गया, तो आपका वो दोनों बच गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ये होता है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, या तो सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा। अब हम बिना कुछ सोचे समझे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नया चीज ढूंढ रहे हैं। अब बताओ कोई हेलीकॉप्टर बना रहा था तो पता था कि लोहा उड़ा देगा वो, लेकिन सोचा, और सोचा तो दो चीज लेके चला गया, या तो सक्सेस कर जाएंगे या तो क्या होगा, फेलियर। हम लोग भी पढ़ रहे हैं तो हमेशा लाइफ में यही काम करना चाहिए। कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी में है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लेके चलना चाहिए। अगर सक्सेस कर गए तो जिंदगी सफल हो जाएगी, और अगर फेलियर हो गए, क्योंकि सक्सेस करेगा सब जरूरी, फेलियर हो गए तो मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है, अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है मेरे पास, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, वह परिकल्पना जो इसके संभावित अस्वीकृति के लिए बनाई जाती है, बोलता है द हाइपोथेसिस दैट इज मेड फॉर इट्स पॉसिबल रिजेक्शन। देखिए यहाँ पे ऐसी परिकल्पना जो परीक्षण के बाद क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग के बाद स्वीकार भी हो सकता है और अस्वीकार, मतलब सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। ऐसी परिकल्पना को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य परिकल्पना। ची स्क्वायर टेस्ट, देखिए बताए थे आपको, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ची स्क्वायर, पाई स्क्वायर, ठीक है, इनोवा टेस्ट, कल हम लोग इनोवा टेस्ट के बारे में देखे थे। तो ची स्क्वायर, ये क्या टेस्ट है, ची स्क्वायर, पाई स्क्वायर? तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई डेटा आप कलेक्ट करते हैं तो डेटा शुद्ध है कि नहीं कैसे हम जानेंगे। आप डेटा दे रहे हो ऐसे है वैसे, पूरा दुनिया में ये है। जैसे अभी एक से एक पंडित आपको मिलेंगे डेटा के फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पूछा जाएगा कि कहाँ से ला रहे हो डेटा, कहाँ से जानकारी आ रहा है, कुछ आता पता नहीं है, फिर भी बहुत कुछ बोल देता है लोग। लेकिन अगर उनसे ऑथेंटिक बात पूछा जाए कि इसकी ऑथेंटिसिटी बताओ कि कहाँ से आपने ये डेटा लाया है, ये डेटा कलेक्ट कहाँ किया, एक सोर्स क्या है उसका, तो उनके पास कोई आता पता नहीं। लेकिन आप जब चूंकि रिसर्चर हैं, आप कोई सोशल मीडिया में बोलने वाले नहीं है गली चौक चौराहे पर, आप रिसर्चर हैं, आप रिसर्च करके अगर कोई बात बोलते हैं दुनिया को, जैसे दुनिया में पता चल रहा है कि भैया कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, मान लेते हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं, सच्चाई नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, तो कोई डॉक्टर कैसे ऐसे बोल देगा, उसके पास कुछ होना चाहिए ना रिपोर्ट। तो वो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, रिसर्च के बाद रिपोर्ट तैयार करेगा। तो जो डेटा कलेक्ट किया है वो डेटा सही है कि गलत है, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, और सारे टेस्ट में जो डेटा सक्सेस करता है, पास होता है, वही डेटा सही माना जाता है। बाकी डेटा फिल्टर, इसको बोलते हैं डेटा फिल्ट्रेशन, डेटा को फिल्टर करो। बहुत सारा गलत जानकारी भी लोग देते हैं। क्या लगता है जी, आप लोगों से अगर हम कलेक्ट करें कोई जानकारी, सही जानकारी दोगे? बहुत सारी जानकारी आप गलत दोगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत जानकारी आपको देंगे। गांव में चले जाइए, 25 घर में पूछिए, आपको देखिएगा उसमें से हो सकता है 10 या 5 ऐसे लोग होंगे, ऐसे बदमाश आदमी होता है गांव में कि वो उल्टे पलटे बोलेगा, लिखो लिखो, बैठा लेगा, सब उल्टा पलटा लिखाएगा। तो ऐसे में डेटा आपके पास गलत आ रहा है, और गलत डेटा को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो डेटा फिल्टर करना होगा, तो फिल्ट्रेशन के लिए सारे टेस्ट होते हैं। तो बोल रहा है कि ची स्क्वायर परीक्षण प्रेक्षित और अपेक्षित डेटा के बीच अंतर निर्धारित करता है कि हम किसके बीच में, ध्यान दीजिएगा। बोलता है ची स्क्वायर टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व डेटा एंड एक्सपेक्टेड डेटा। हमने जो ऑब्जर्व करके लाया और एक्सपेक्टेड डेटा के बीच के डिफरेंस को कौन निकालता है, ची स्क्वायर टेस्ट। मतलब हम कितना डेटा लाए हैं और क्या हमको चाहिए था, कितना डेटा लाए हैं और क्या हमको चाहिए था। जो हमको सही डेटा चाहिए वो हम लेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। तो जब सही डेटा लेने के लिए आप क्या करोगे, तो आप टेस्टिंग करोगे। जो इस टेस्ट में पास होगा वो डेटा हम लेंगे, बाकी जो पास नहीं होगा उस डेटा को हम हटा देंगे। बात समझ में आए? तो डेटा फिल्टर करने का एक तरीका है, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्व डेटा है और जो एक्सपेक्टेड डेटा है, दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं कि कौन सा डेटा हमको लेना चाहिए और कौन सा डेटा हमको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए जिस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, ची स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं। क्लियर। आगे लिखा है सार्थकता लेवल क्या है, बोलता है व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल देखो। अब यहाँ पे जो ए है, स्मॉल ए, ये जो दिया हुआ है अल्फा, वो लेस को बता रहा है, और ये जो है वो लार्ज मोर को बता रहा है। बोलता है मोर लाइकली इनकरेक्ट रिजेक्टेड एचओ, और बोलता है लेस लाइकली टू इनकरेक्टली रिजेक्टेड एचओ। दोनों में देखिए, फर्स्ट ए लार्ज ए हो गया और स्मॉल ए हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है तो रिजेक्शन में जा रहा है,
यहाँ भी इनकरेक्ट होगा तो रिजेक्शन में जाएगा। नहीं, डेटा हमारा अगर सही नहीं रहा तो रिजेक्ट कर देंगे उस डेटा को, उस डेटा को कोई काम नहीं करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कंपनी देखिएगा लड़का लोग को नौकरी देती है कि मार्केटिंग का काम है, तुमको लोगों से मिलना है और ट्रैक्टर बेचना है, ट्रैक्टर बेचने का सेल्समैन बना। अब लड़का को बोला गया कि तुम सेल्समैन हो ट्रैक्टर के, तो मार्केट में घूमो, लोगों से बात करो, ट्रैक्टर के लिए बात करो, डिस्कशन करो, फिर हमको डेटा कलेक्ट करके दो, और जिससे तुम बात करेगा उसका नाम चाहिए, नंबर चाहिए, पूरा लिख के हमको दो। हम आज यहाँ विजिट किए तो इतना इतना लोगों से मिले। और लोग क्या करता है जानते हो, बहुत स्मार्ट होता है लड़का लोग, घर में सोया रहेगा और 2-4 को फालतू फालतू नंबर दे के कंपनी को सेंड कर दिया। क्या लगता है कंपनी बेवकूफ़ है? ये तो मस्त नौकरी है जी। बोला सेल हो या ना हो, तुमको लोगों से मिलना है बस। सेल होना बात की बात है, तुमको खाली लोगों से मिलना है, रोज का रोज कम से कम 20 आदमी से तुमको मिलना है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, दिखाता है कि हम गए बगोदर, कोई बगोदर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है, उठाता है 4 को नंबर दे देता है। व्हाट्सएप ग्रुप में तो कितने सारे हैं, 20 को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गया, रिक्वेस्ट करके जुड़वा लिया कहीं से, नंबर उठाया, रोज 20 आदमी देते जाए। मस्त नौकरी की नहीं, और खा के आराम से घर में सोया हुआ है। क्या लगता है कंपनी उसको पेमेंट देते रहेगी? नहीं देगी। जिस दिन ये टेस्ट कराएगी ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसका डेटा फिल्टर करके सही नहीं है। जब उस पर कॉलिंग शुरू होगा तो पता चला कि वैसे आदमी का डेटा गया है जिसका ट्रैक्टर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गया तो बोला सर हम अभी इंटर 12th में पास पढ़ रहे हैं सर, हम कहाँ से ट्रैक्टर खरीदेंगे? तो कहाँ से डेटा ला दिया दी? फिर फोन करेगा तो मालिक आपको फोन करके पूछेगा कि डेटा कहाँ से लाए हो, बताओ इसका सोर्स। बात समझ गए? अब आप बोलिएगा अगर व्हाट्सएप ग्रुप से, तो बोलेगा सैलरी तो नहीं देंगे, क्योंकि तुमको जाना था, किसान से मिलना था, ट्रैक्टर जो बिजनेसमैन से मिलना था, वो ना ट्रैक्टर खरीदा, तुम स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ जी। इसका मतलब तुम गलत आदमी से मिल रहा है या तो तुम सही काम नहीं कर रहा है। तो टेस्टिंग में पकड़ा जाओगे, जब टेस्ट होगा तो पकड़ा जाएगा कि वो डेटा सही दे रहा है या डेटा गलत दे रहा है। बात समझ गए? नहीं तो सब आदमी वही जो नौकरी नहीं पकड़ लेगा। और सबसे बढ़िया तो हमारे पास नौकरी वैसा ठीक है, इतना व्हाट्सएप ग्रुप है कि रोज 20 नंबर दे देंगे, लेकिन डेटा फिल्टर करके देखेगा तो फंस जाएंगे। बोलता है आंकड़ों को एकत्र करने के कितने इक्विपमेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए डेटा 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा का मतलब नया डेटा, प्राइमरी डेटा का मतलब नया डेटा। आप पहली बार अगर कोई डेटा मार्केट से ला रहे हैं या पहली बार कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है। और जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है पहले से, उस डेटा को यूज करें तो उसको हम लोग कौन सा डेटा बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। अब प्राइमरी डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो खुद जा सकते हैं आप, जैसे यहाँ लिखा है जमीनी स्तर पर आपको जाना होगा, जमीनी सर्वेक्षण करना होगा। जमीनी सर्वेक्षण का मतलब लोगों के पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, वहां से डेटा लाइए। प्रश्नावली बना के आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, गहन मतलब इंटरव्यू लेकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जहां से डेटा कलेक्ट सकते हैं। लोगों से मिलिए डायरेक्ट जाके, उनसे पूछ पूछ के डेटा भरिए, या तो प्रश्नावली बना के डेटा भरवा लीजिए या तो इंटरव्यू लेके डेटा भरा लीजिए। ठीक है, 2 मिनट बैठ के पूछिए सब सवाल, और सवाल का जवाब देते जाएगा, फॉर्म भरते जाइए। तो डेटा कलेक्शन के इतने सारे प्राइमरी टूल्स हैं और सेकेंडरी में कोई टूल्स नहीं। सेकेंडरी में बहुत आसान है। सेकेंड हैंड डेटा कहाँ से मिलेगा बताओ? उसके लिए कहीं जाना पड़ता है क्या? नहीं, गूगल कीजिए ना, गूगल में सब आ जाएगा। किसी किताब से उठा लीजिए, किसी के रिसर्च से उठा लीजिए। अब जैसे अभी हम बताइए दुमका में कितने आदिवासी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कितने तरह के आदिवासी कम्युनिटी वाले लोग हैं, हो कितने हैं, मुंडारी कितने हैं, है ना, और कोठा बोलने वाले कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा बताइए झारखंड में आदिवासियों के प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार के आदिवासी झारखंड में पाए जाते हैं? नहीं पता आपको? अब हमको भी नहीं पता है। दुमका में अगर पूछ दिया कि दुमका में कितना पाया जाता है, हमको तो नहीं पता है। अब दुमका में सोचो कि इतना आसान है पूरा निकालना, पूरा दुमका घूमना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा कि किस कम्युनिटी से आते हो, फिर बताएगा हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी में किस में आते हो, तो आदिवासी में हम ये है, पहाड़िया ग्रुप है, हम ये हैं। तो भाई उसको फिर कलेक्ट करके पूरा बहुत मुश्किल से डेटा आपको लाना पड़ेगा। हो सकता है कि साल भर बीत जाए क्योंकि पूरे दुमका में जाना है। तो क्या करेंगे हम शॉर्टकट डेटा लाने के लिए, सेकेंड हैंड डेटा लाने के लिए? ढूंढेंगे कि पूरे झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा आदमी है जो इस पर रिसर्च किया है। पता चल गया हाँ, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका है, वहाँ का एक PhD स्कॉलर जो है वो इस पर रिसर्च किया था और 3 साल लगा था उसको रिसर्च करने में। हम चले जाएंगे सीधा दुमका यूनिवर्सिटी और वहीं से रिसर्च स्कॉलर का रिसर्च प्रिंट करवा लेंगे कि सर देख दीजिए, हम भी रिसर्चर हैं, हमको भी डेटा चाहिए यहाँ से। तो डेटा दे दिया हमको, और उसी तो बताओ उस क्या लगता है वही सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे डेटा को या चेंज करेंगे? चेंज करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो 2012 में किया होगा। अब 2012 का डेटा और आज का डेटा सेम होगा क्या? वहाँ चेंज हुआ होगा डेमोग्राफिक नहीं, तो फिर हमको उस
थोड़ा सा काम करना होगा, वहाँ लोकल एरिया में जाना होगा, किसी से मिलना होगा जो पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, या दुमका में किसी बड़े प्रोफेसर से मिलना होगा, उनसे पूछना होगा कि भाई आप इसमें थोड़ा स्टडी, जो कोई कोई एक दो व्यक्ति होता है जो स्टडी करते रहता है, बाकी नहीं कुछ बताएगा। जो स्टडी करता है वो आपको कुछ राय दिया, अगर नहीं राय मिल पाया तो फिर जाइए मार्केट में, कूदिए, ब्लॉक में जाके पूछिए, वीडियो बता देगा, बहुत आइडिया वीडियो आपको दे देगा कि इतने तरह की प्रजाति ब्लॉक में आपको मिल जाएगा। तो वो सब जानकारी लेके तो, लेकिन काम आसान हुआ कि नहीं? 3 साल का जो काम है वो आपको हो सकता है 6 महीने लगेगा, 6-7 महीने, लेकिन आप डेटा ला लोगे 3 साल का। 3 साल का मेहनत आप 6 महीने में कलेक्ट कर सकते हो। कौन सा डेटा है? सेकेंड हैंड डेटा। बात समझ गए? तो आज सेकेंड हैंड डेटा में भी टाइम लगता है, और फर्स्ट हैंड में सबसे ज्यादा लगता है। अब बोला सेकेंडरी डेटा से आप क्या समझते हैं? अभी तो बता चुके हैं। सेकेंडरी डेटा का मतलब ऐसा डेटा जो नया होता है या पुराना होता है? पुराना। जो डेटा पुराना होता है, जो सेकेंड हैंड डेटा होता है, ठीक है, जो पहले, जिसको बोलते हैं रीयूज्ड डेटा। रीयूज्ड मतलब पहले से इसका यूज हो चुका है, कोई यूज कर लिया और यूज करके छोड़ दिया, उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो यूज किया हुआ चीज रहेगा वो अच्छा रहेगा? उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके ना आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए रीयूज डेटा है। अब बोले आंसर एनी 3 क्वेश्चन। देखो, शोध से आप क्या समझते हैं, रिसर्च क्या है, और बोल रहा है कि व्यावसायिक शोध के मूल्य उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, शोध का मतलब क्या है? शोध एक किसी क्षेत्र में नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास को शोध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शोध क्या है? किसी क्षेत्र में नया ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए जो व्यवस्थित प्रयास है वो क्या कहलाता है? शोध कहलाता है। पहले रिसर्च में क्या होता है? रिसर्च किसका किया जाता है? जो पहले से अवेलेबल है या इस दुनिया में कभी अवेलेबल नहीं? जो पहले से अवेलेबल है उस पर रिसर्च होता है, जो इस दुनिया में नहीं है उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, अनुसंधान होता है। शोध प्रयोग की एक महत्वपूर्ण और संपूर्ण जांच को संदर्भित करता है। शोध जो है, शोध क्या करता है? प्रयोग का एक महत्वपूर्ण और संपूर्ण जांच को संदर्भित करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि नए खोजे गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किए गए निष्कर्षों का संशोधन करना। अनुसंधान सामान्यतः साधन के तहत किसी समस्या का अधिक पर्याप्त समाधान प्राप्त करने के लिए विशेष उपकरणों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने, सोचने की एक व्यवस्थित और परिष्कृत तकनीक है। अनुसंधान के उद्देश्य क्या होंगे? पहला होगा टू एक्सप्लोर, कोई भी चीज को डिटेल करने के लिए आप अनुसंधान करिएगा। जैसे क्या आप लोगों को मालूम है कि डायबिटीज क्यों हो रहा है? लोग बोल रहे हैं डायबिटीज हो जा रहा है, सबका आज के समय में डायबिटीज हो रहा है। अब जो आदमी अगर इस पर एक्सप्लेन करना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि डायबिटीज होने के क्या क्या कारण हैं, तो बिना शोध का आप कर लीजिएगा? उसके लिए तो रिसर्च करना पड़ेगा ना, आपको पढ़ना होगा, कुछ गूगल से, कुछ बुक से, कुछ डॉक्टर से सलाह लेना होगा, बहुत लोगों से पूछे और अपना एक कंक्लूजन निकाले, और तब हम लोगों को बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज से बचे तो ये सारे प्रिकॉशंस खाने में होना होगा, इतना एक्सरसाइज करना होगा, ये चीज होगा। अब नहीं तो लोग क्या बोलता है कि जीन से मेरा है, मतलब मेरे दादाजी का था डायबिटीज तो हमको भी होगा, तय मानना। अब पहले से बीमारी, भाई क्यों हम मानेंगे कि तय मानेंगे कि उनका है था तो हमको होगा? हम फिट रहेंगे तो होगा क्या? तो अब लोगों को पता ही नहीं है सर। अब उसके लिए हमको क्या करना होगा? रिसर्च। तो एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या करना होगा? रिसर्च। बिना रिसर्च का किसको क्या बोलेगा? बिना रिसर्च का फेसबुक वाला ज्ञान देखते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, इसको खाओ, इसको पियो, ये करो, कुछ भी पूरा डिटेल क्यों नहीं बता रहे भाई? इसका मतलब है उसने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं किया। अब आगे क्या है, और क्यों रिसर्च करते हैं जी? टू डिस्क्राइब। अगर कभी बहस हो तो हम भाई इस टॉपिक पर रिसर्च किए हुए हैं, इसमें कभी भी कोई हमसे बहस करेगा तो जीत नहीं सकता। डिस्क्राइब करने के लिए आपको रिसर्च करना होगा। और बताइए रिसर्च क्यों करना होगा? डायग्नोज करने के लिए, निदान करने के लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। पूछेगा ठीक है ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम बता रहे, सोल्यूशन क्या है? तो डायग्नोज अगर करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? रिसर्च करना होगा, डायग्नोज करने के लिए। और क्यों रिसर्च करना होगा? बोलता है टू इस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशन, बोलता है कारण संबंध स्थापित करने के लिए। इसका कारण क्या है? उसका रिलेशनशिप, यानी काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, कि क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि पता चले कि इसका कारण क्या है और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। बात समझ गए? जैसे पोलियो का टीका का देखिए यहाँ लिखा है, पोलियो का टीका और उसके प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि पोलियो का टीका जरूरी है या नहीं जरूरी। जैसे अभी लोग बोल दे कि कोविशील्ड जरूरी है या नहीं, तो लोग डर गया। अब बताओ कोविड अगर फिर आ जाए, कोरोना और कोविशील्ड सरकार दे, तो रिसर्चर को रिसर्च करके, जो डॉक्टर है इस फील्ड का, हम लोग तो नहीं कर सकते, जो इस फील्ड का डॉक्टर है, मास्टर है, वो रिसर्च करके बता सकता है ना कि कोविशील्ड ठीक है या गलत है। किसी ने बताया नहीं, कोर्ट में मामला गया तब कोर्ट रिसर्चर को भेजा, तब रिसर्च करके बताया, लेकिन कोई आदमी नहीं बता पाया, पूरे भारत का एक भी डॉक्टर नहीं रिसर्च करके बता पाया कि वो दवा सही है कि गलत है।
इसका मतलब बाकी डॉक्टर तो रिसर्च ही नहीं किया, शोध ही नहीं किया, वो अपने भी मन लगवाया है और दूसरे को भी लगवा दिया, और उसने अपने कभी कोई रिसर्च किया नहीं, फुर्सत नहीं मिला, नहीं रिसर्च किया, लेकिन कोई तो रिसर्च करके कंप्लेंट डाला। अब देखो अभी बताया था ची स्क्वायर टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट है, ची स्क्वायर टेस्ट क्यों करते हैं? अंतर निकालने के लिए, कि कौन से डेटा के बीच में, तो जो आपने क्या किया है, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा के बीच अंतर निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ची स्क्वायर टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? ची स्क्वायर। अब बड़ा ची स्क्वायर टेस्ट की महत्वपूर्ण विशेषता, तो विशेषता में पहले लिखा है कि यह परीक्षण गैर पैरामीट्रिक परीक्षण और पैरामीट्रिक परीक्षण के रूप में भी किया जा सकता है। यानी यहाँ पे हम लोग किस आधार पर ची स्क्वायर टेस्ट करते हैं? तो बोलता है कि आवृत्तियों पर आधारित होती है, यहाँ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ना कि माध्य और मानक विचलन पर। यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से ये नहीं निकलता है, ये किससे निकलता है? फ्रीक्वेंसी से निकलता है। यानी ची स्क्वायर टेस्ट को फ्रीक्वेंसी से टेस्ट करना होगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से टेस्ट नहीं होगा। कल ही हम आपको बताए थे, सारे टेस्टिंग आप पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स में अगर एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस के अंदर मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन, सब पढ़ना है। वो सब जितना पढ़े थे आज तक स्टैटिस्टिक्स में, सब टेस्टिंग के लिए तो पढ़ रहे थे। मीन से क्या निकाल रहे थे? टेस्ट कर रहे थे सब, तो सबसे टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है? परीक्षण का उपयोग परिकल्पना के परीक्षण के लिए भी किया जाता है, यानी ची स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी। आगे लिखा है इस परीक्षण में एक योगात्मक गुण है। जो ची स्क्वायर टेस्ट है उसके अंदर क्या है? एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, जो जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कुछ जोड़ने वाला गुण है। इस परीक्षण को कई कक्षाओं वाली जटिल आकस्मिकताओं तालिका पर भी लागू होता है। बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल है जिस पर इस रिसर्च को हम लोग लागू करते हैं। यानी कुछ टेबल ऐसे हैं जो समझ नहीं आता है क्या बोल रहा है, तो वहां पे भी हम ची स्क्वायर टेस्ट को लागू कर लेते हैं। और यह परीक्षण एक महत्वपूर्ण गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है, क्योंकि जनसंख्या के प्रकार के संबंध में कोई कठोर धारणा आवश्यक नहीं है। पैरामीटर मानों को, गैर पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है? मतलब इसके लिए किसी तरह का कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं किया गया। जैसे जनसंख्या के लिए एक पैरामीटर है, बताओ जी, महिला पुरुष का अनुपात का पैरामीटर क्या डिसाइड किया गया? कि 1000 अगर पुरुष है तो 1000 महिलाएं होनी चाहिए, सही ना है? 1000 यहाँ फीमेल और मेल, यानी प्रति 1000 पुरुष में, सॉरी मेल लिखना, प्रति 1000 पुरुष में 1000 महिलाएं, ये पैरामीटर डिसाइड है। लेकिन इसमें, इस टेस्ट में कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं है। यह गैर पैरामीट्रिक जो है टेस्ट है, इसमें कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं रहता। हाँ, लेकिन ची स्क्वायर टेस्ट में सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो कोई पैरामीटर नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अब मीनिंग चेंज हो जाएगा इसका। ची स्क्वायर टेस्ट आपको गलत मीनिंग दे देगा, गलत जानकारी दे देगा, इसलिए ची स्क्वायर टेस्ट आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। पूरा दिया हुआ करके ची स्क्वायर टेस्ट का उपयोग करने में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? सबसे पहला सावधानी बरतना चाहिए कि यह गैर घटना की आवृत्तियों की उपेक्षा करता है। बोलता है नेग्लेक्ट करता है फ्रीक्वेंसीज को। कौन सा फ्रीक्वेंसी को? तो बोलता है नॉन ऑकरेंस, जो फ्रीक्वेंसी नहीं आया है, नहीं घटित हुआ है, उसको नेग्लेक्ट करता है, हटाता है। प्रेक्षित आवृत्तियों के योग और अपेक्षित आवृत्तियों के योग को बराबर करने में विफल है। ये जो हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है और एक्सपेक्टेड डेटा है, दोनों को बराबर करने में, दोनों के टोटल को बराबर करने में फेल हो जा रहा है। स्वतंत्रता की कोटि का गलत निर्धारण हो रहा है, रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ जो आपके पास कोई भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वो जो फ्री नहीं है वो डेटा, वहां पे गलत डिटर्मिनेशन हो रहा है। और गलत गणना, ऐसा भी इसमें डर लगता है कि गलत गणना अगर हो जाएगा तो पूरा रिपोर्ट गलत कर देगा, इस तरह का। अब एक बहुत है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक शोध प्रक्रिया क्या है, शोध विधियों पर संक्षेप में चर्चा करें। व्हाट इज अ रिसर्च प्रोसेस, ब्रीफली डिस्कस द रिसर्च मेथड्स। आप लोग सब पढ़ चुके हैं रिसर्च मेथड कौन कौन से। तो सबसे पहले कौन सा मेथड है? लाइब्रेरी मेथड। लाइब्रेरी में रिसर्च होता है, पुस्तकालय अध्ययन, लाइब्रेरी स्टडी नहीं होता है। क्या होता है लाइब्रेरी में रिसर्च? किस तरह का रिसर्च होता है? साइंस वाला तो नहीं होता है। साइंस का रिसर्च लाइब्रेरी में होता है हिस्टोरिकल, हाँ, हिस्ट्री के बारे में जाके, ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी भी बहुत कम, वो तो जाना पड़ेगा, मिट्टी उट्टी चेक करना होगा। हिस्ट्री का जो रिसर्च है वो कहाँ पे होता है? लाइब्रेरी में। साइंस का नहीं, साइंस का फील्ड में भी नहीं होता है। फील्ड में कॉमर्स का रिसर्च होता है, जहाँ मार्केटिंग में जाओ, लोगों से मिलो। ज्योग्राफी का रिसर्च भी फील्ड में होता है, जाना पड़ेगा आपको। मिट्टी, मान लीजिए कहीं का मिट्टी का रिसर्च करना है तो वहाँ जाना पड़ेगा ना।
कि हड़प्पा संस्कृति कहाँ आया था, जाओ वहाँ पे मिट्टी खोदो, वहाँ खुदाई करो, निकालो कुछ। कोई बोलता है कि नहीं यहीं पे कुछ था तो वही खुदाई करो निकालो, तो ये फील्ड स्टडी है। और बताओ दोनों समझ गए, बहुत ईजी है ये। तीसरा क्या है, अच्छा कैसे कर सकते हैं वो देखिए, फील्ड में जाके कैसे करेंगे जी, फील्ड में इतने सारे तरीके हैं, फील्ड में लोगों से कैसे पूछेंगे, तो ग्रुप इंटरव्यू पर कर लीजिए। गांव में नहीं होता है पंचायत बैठा हुआ है, चौपाल उसको हम लोग बोलते हैं, 10 आदमी की दुकान पर बैठा हुआ, कैसे पहुंच जाता है माइक लेके, अब बोलिए चाचा किसको वोट दिए थे, कौन सरकार बनेगा, वही चीज यहाँ पे फील्ड में जब उतरेंगे तो लोगों से पूछेंगे ग्रुप में। दूसरा क्या है, फोकस्ड इंटरव्यू, हमको ध्यान रखना है किसको हमको बोलना है, किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है। आगे केस स्टडी, टेलीफोन सर्वे, पर्सनल इंटरव्यू, पोस्टल क्वेश्चन, ये सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ से हम फील्ड में डेटा ला सकते हैं। तीसरा क्या है, लेबोरेटरी, यहाँ पे कौन सा रिसर्च होगा लैब में, साइंस वाला। अब केमिकल रिसर्च करना है तो ठीक है, बायो का रिसर्च करना है तो लैब में चलेगा, तो लेबोरेटरी रिसर्च होता है। कहीं कोई दिक्कत, कितने मेथड से लेबोरेटरी रिसर्च के, तो यहाँ पे देखो 3 है। पहला क्या है, स्मॉल ग्रुप स्टडीज, रैंडम वाइज बिहेवियर और गेम एंड रोल एनालिसिस, मतलब एक छोटा ग्रुप बना के रैंडम बिहेवियर, मतलब अचानक चेक करो और किसी एक को डाल दो, और गेम और रोल एनालिसिस एक गेम की तरह वो लोग को दे देते हैं कि इसको चेक करके देखो या ये प्रोजेक्ट बना के देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहीं कोई तकलीफ, तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली क्या है, क्वेश्चनर क्या है, और एक अच्छा क्वेश्चनर कैसे बनता है। क्वेश्चनर का मतलब होता है प्रश्नों की सूची, प्रश्नों की सूची। जब आप रिसर्च करेंगे तो लोगों से जानकारी लेंगे, तो क्या लगता है जी हर आदमी से एक एक क्वेश्चन पूछना संभव है। मान लो हमको 15 क्वेश्चन पूछना है, तो हर आदमी के पास जाएंगे घर में, उतना 15 क्वेश्चन उससे पूछेंगे और फिर वो 15 का जवाब देगा, हम ही भूला जाएंगे 15 क्वेश्चन कौन कौन सा है नहीं, आगे पीछे हो जाएगा। तो क्या करें, 15 क्वेश्चन बार बार सबसे पूछना है, क्या करना चाहिए, तो 15 क्वेश्चन को एक पेज में टाइप करा के प्रिंट कर लेंगे, अब बस दे देंगे कि भर लीजिए आप अपने, और अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है तो उससे पूछ के भर लेंगे, तो आसान पड़ेगा कि नहीं, और सारा डेटा भी मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि आप अगर पूछिएगा तो संभव नहीं है, लेकिन बिना पूछे आप अगर पेपर में भरवा लेंगे तो डेटा कलेक्शन क्या है आपके लिए आसान होगा। कोई दिक्कत, हाँ तो फॉर्म फिलअप टाइप का, जैसे कि आप कॉलेज में भरते हैं।